वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के मिसलिनियस लेक्चर के रिगार्डिंग। देखिए, यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं, आपका यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 9, अगर मैं इनकी बात करूं, यहाँ पे हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे एंड बेसिकली मैंने उस टाइम वो स्किप किए थे जल्दी जल्दी। जब हमने जो पुराना वाला बैच था उनको लेक्चर्स दिए थे, उस टाइम काफ़ी कम टाइम बचा था। नाउ अब ये जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं ये मैं इस मिसलिनियस वीडियो में कवर कराने जा रहा हूँ एंड आपका जो एम होना चाहिए इन्वायरमेंट में स्कोर का, दैट शुड बी 95 प्लस। एंड अगर मैं 12th इन्वायरमेंट की बात करूँ, वहाँ पे आपका एम होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100, ना कि 90 95। वहाँ पे टोटली आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है एंड यहाँ पे भी आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा जो 11th का इन्वायरमेंट है ये ज़्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू 12th इन्वायरमेंट। 12th इन्वायरमेंट उतना वास्ट नहीं है, काफ़ी खाली आपको 7 यूनिट वहाँ पे मिलेंगे। ईच यूनिट कैरीज 10 मार्क्स यानी कि 70। एंड वहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ाया हुआ है, इन डेप्थ पढ़ाया है, ताकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी टफ लेवल का पेपर हो, वो आपसे क्रैक हो जाए 12th में। नाउ अगर मैं 11th की बात करूँ, जो यूनिट नंबर 1 है वहाँ पे ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप हमारा पेंडिंग है। देन यूनिट 3 की अगर मैं बात करूँ, एंड जनरली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। देन यूनिट 3 में एडाप्टेशन हमारा पेंडिंग है एंड वहाँ पे अगर जनरली 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन बना तो उसमें इंटरेक्शन जो है वो आपसे ऑप्शन पूछा जाता है। एंड अगर ना बना तब ये 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है एडेप्टेशन। फिर यूनिट नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, वहां पे एक टॉपिक स्किप हुआ था, दैट इज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सो इनको यहाँ पे हम देखेंगे। नाउ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। नाउ आप देखते हो, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं एंड हमारे अराउंड जो इन्वायरमेंट है, हम एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरलिंक्ड या फिर इंटरडिपेंडेंट है। कैसे, हाउ? देखिए, हम ईयर की अगर मैं बात करें, ईयर हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ पे, इन्वायरमेंट से, यानी कि एटमॉस्फेयर जो हमारे पास है। वाटर हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ पे, हाइड्रोस्फीयर से। फिर जो फूड वगैरह है या फिर शेल्टर जो है वो हमें मिलता है कहाँ पे, यानी कि जो अर्थ वाला मेन पार्ट है या फिर सॉलिड वाला पार्ट है, यानी कि लिथोस्फीयर वाला पार्ट। सो इन शॉर्ट, जो हम ह्यूमन्स हैं वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट, या फिर जो इन्वायरमेंट है ये भी डिपेंडेंट है ह्यूमन्स के ऊपर, या फिर ये भी लिंक्ड है किनके साथ, इंटरलिंक्ड ह्यूमन्स के साथ। क्यों? क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट की डिस्ट्रक्शन करेंगे या फिर पोल्यूशन लेवल्स क्रिएट करेंगे ज़्यादा, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, या फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा उससे, तो जो इन्वायरमेंट हमारे पास है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो इन फैक्ट, जो ह्यूमन्स हैं एंड इन्वायरमेंट है ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। सो यही चीज़ें आपको अपने एग्जाम में लिख के आना है। 3-4 यहाँ पे बेसिकली अलग अलग पार्ट्स में आपको इसको लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दें एंड उसको ये पता चले कि बंदे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ह्यूमन्स एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप की, पहला जो पैराग्राफ यहाँ पे आप लिखोगे दैट विल बी बेसिकली कि ये कैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, या फिर मेनली आप पहले ये लिखोगे कि हम ह्यूमन्स कैसे डिपेंडेंट है ऑन इन्वायरमेंट। सो मेनली आप लिखोगे कि जो ऑक्सीजन है या फिर फूड है, सो इन चीज़ों के लिए, या फिर वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, अगर हमारे पास इन्वायरमेंट ना होता, सो वी कुड नॉट सर्वाइव एट ऑल, यानी कि टोटली हम एक मिनट क्या, एक सेकंड भी यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते ऑन अर्थ, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी। नाउ आप देखते हो जितनी जितनी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई, या फिर जब पॉपुलेशन बढ़ती है सो नीड क्या होती है, फिर नीड होती है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की। फॉर एग्जांपल, आज से 20 साल पहले इंटरनेट उतना यूज़ में नहीं आया था एंड स्पेशली 5G या फिर 6G इतना तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा। आज से 20 साल पहले, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा ज़माना आएगा कि बंदा घर से सभी कुछ चीज़ें कर पाएगा, A to Z घर से होंगी, राइट फ्रॉम होम। सो इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सो ये कब कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमंस के अंदर, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है सो वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एडाप्टेशन। सो अडॉप्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वी कांट सर्वाइव। सो इसीलिए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बढ़ी। फिर हुआ क्या हुआ, उसके कारण नीड पड़ी, जब टेक्नोलॉजी की नीड होती है तब रिसर्च वगैरह लगती हैं। उसके कारण क्या होता है, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, जब कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी सो डिफॉरेस्टेशन होगा, या फिर और चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, यानी कि
काफ़ी ज़्यादा जो हमारा इन्वायरमेंट है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर इकोसिस्टम जो है इन्वायरमेंट का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, डिफॉरेस्टेशन, ये मैनली इम्पैक्ट करती हैं किसको? ये मैनली इम्पैक्ट करती हैं इन्वायरमेंट को। कैसे? बाय इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल्स। सो पोल्यूशन लेवल्स बढ़ जाती हैं, जब पोल्यूशन लेवल्स बढ़ी तो क्लाइमेट चेंज ओकर करता है, एंड जिसके कारण हमारे पास अलग अलग डिजीज होती हैं, इनकी ग्लोबल वार्मिंग ओकर करेगी। फिर ईयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, सॉइलबॉर्न, ये डिजीज जो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं ये सब ओकर करती हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। फिर इसके कारण क्या होता है? लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, या फिर काफ़ी लोग जो हैं वो बेघर हो जाते हैं, या फिर दे लूज दियर लिवलीहुड, यानी कि जो अर्निंग वगैरह है वो भी शॉर्ट हो जाती है उनकी। सो पहला पैराग्राफ ये डिपिक्ट करता है कि ह्यूमंस कैसे डिपेंड है किन के ऊपर? यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर। दूसरा ये डिपेक्ट करता है कि जितनी जितनी पॉपुलेशन बढ़ी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसका बैड इम्पैक्ट क्या होता है किसके ऊपर? इन्वायरमेंट के ऊपर। नाउ जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए, एंड सोल्यूशंस भी होते हैं। नाउ इसका सोल्यूशन क्या है? मेनली इट इज़ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, एंड ये मेनली डिटेलिंग में एक यूनिट है आपका क्लास 12th इन्वायरमेंट में जब आप जाओगे वहाँ पे आपका यूनिट ही है, यानी यूनिट नंबर 7 जो है आपका, दैट इज़ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। वहाँ पे आप अच्छे से सीखोगे कैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन का यूज़ करके हम पोल्यूशन लेवल्स या फिर काफ़ी चीज़ें रिड्यूस करते हैं, कैसे पोल्यूशन बोर्ड्स बनाए जाते हैं, उनका काम क्या होता है, कैसे वहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, या फिर अलग अलग समिट्स कैसे ओकर करती हैं थ्रू, जैसे आपने G20 देखा जो JNK में हुई थी, या फिर उसी टाइप की 100 ऑफ समिट्स ओकर करती हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ताकि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो आपस में बातचीत करें एंड यहाँ पे सोल्यूशंस लाएं ताकि इन्वायरमेंट को बचाएं यहाँ पे। सो टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंट एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज नेसेसरी। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज मैंडेटरी, क्या? इट इज़ नेसेसरी। सो राइट फ्रॉम बिगिनिंग आप देखते हो क्लास फर्स्ट से ही आपको इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, फिर क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ वहाँ से ही आपको पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इवन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स, जब इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है उस टाइम जो आम लोग हैं उनको भी अवेयर किया जाता है बाय ऑर्गेनाइजिंग दी रैलीज वगैरह। सो ये ऐसे आप क्या करोगे? लोगों को पहले अवेयर करोगे। फिर अगर मैं बड़े लेवल की बात करूं, अभी तो मैंने बात की फॉर एग्जांपल स्कूल लेवल की, कॉलेज लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की। अगर हम लार्जर लेवल पे बात करें, यानी कि कंट्री लेवल पे, समिट्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस जो होती है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपने देखा G20 समिट जो हुई कहाँ पे? इंडिया में, स्पेशली जब उसके मेंबर्स कहाँ पे आए, कश्मीर भी उन्होंने विजिट किया। सो इसी टाइप की कुछ समिट्स होती हैं जिनका यहाँ पे मैंने जिक्र किया है। सो ये क्या करती हैं? यहाँ पे जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो यहाँ पे मीट आउट करते हैं, एंड वहाँ पे बड़े बड़े इंजीनियर्स उनके पास होते हैं, या फिर बड़े साइंटिस्ट्स उनके पास होते हैं जो अपने अपने आइडियाज़ रखते हैं, अपनी रिसर्च रखते हैं, ताकि हम कैसे ये सब चीज़ें मिनिमाइज़ करें। सो यहाँ से आप लिखोगे इन समिट्स में क्या होता है? इन समिट्स में जितने भी वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं एंड फिर एग्री करते हैं। यहाँ पे बाइंडिंग, लीगल बाइंडिंग बनाई जाती है। कोई लीगल बाइंडिंग वाली कॉन्फ्रेंस होती है, या फिर कोई नॉन लीगल बाइंडिंग वाली कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि जहाँ पे लीगली आपस में 5-6 कंट्रीज या फिर 10-20 कंट्रीज आपस में लीगली बाइंडिंग करती है कि हम पोल्यूशन लेवल्स को रिड्यूस करेंगे, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट हम नहीं यूज़ करेंगे जिसके कारण पोल्यूशन होगा या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा। सो ऐसे समिट्स होती हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अच्छा, इनमें क्या एड्रेस किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड पोल्यूशन को। एंड कुछ समिट्स यहाँ पे मैंने मेंशन की है, आप डायरेक्टली इनका एग्जाम में नाम लिख सकते हो, लाइक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये अर्लीस्ट समिट थी 1972 में। यहाँ पे उन्होंने ऑल ओवर जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी इनको डिस्कस किया था। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनके डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में भी आपको काम आएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, इट वॉज रिगार्डिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रही थी उसको कैसे हम कम करें। फिर UNCED, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, ये आप अगेन डिटेलिंग में पढ़ोगे क्लास 12th में, जो कि 1992 में हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनका इमिशन कम करने को बोला गया। फिर यानी कि बेसिकली इसको कार्बन क्रेडिट सिस्टम भी बोला जाता है। फिर पेरिस एग्रीमेंट 2015 में यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि जो क्लाइमेट चेंज
आनी चाहिए, वो 2.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर में 2.5 डिग्री से ज़्यादा चेंज नहीं आनी चाहिए। बस अभी के टाइम आपको इनको इतना नहीं जानना है, बस आप यहाँ पे नाम लिख के आओगे एग्जाम में कि ऐसे ऐसे कुछ समिट्स होती हैं। इनके डेट्स आप अच्छे से याद रखना, 12th में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो इन शॉर्ट दिस इज ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, इतना आपको लिख के आना है। सो इसमें आपने क्या सीखा पहले कि जो हम ह्यूमन्स हैं हम इन्वायरमेंट पे डिपेंड हैं। सो पॉइंट 1 या फिर पैराग्राफ 1 में आपने सीखा कि जो ह्यूमन्स हैं वो डिपेंडेंट हैं ऑन इन्वायरमेंट। दूसरा आपने देखा बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जब पोल्यूशन लेवल्स बढ़ी या फिर पॉपुलेशन बढ़ी उसके कारण क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तीसरा आपने देखा कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन की नीड हमारे पास है। जब इन्वायरमेंट एजुकेशन की नीड हमारे पास है, इसके रिगार्डिंग समिट्स ऑर्गेनाइज होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस इज ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप इन शॉर्ट। सो ये आपको लिख के आना है, टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। नाउ एडाप्टेशंस। एडाप्टेशनस की अगर मैं बात करूं, एडाप्टेशनस क्या होते हैं? एडाप्टेशनस सिंपली चेंज होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी में आ जाती है या फिर इसके हैबिट्स में आ जाती है। एडाप्टेशन सिंपली आप कैसे समझोगे, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिकेट की अगर हम बात करें, जैसे जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वहाँ पे फास्ट या फिर बाउंसी पिच होते हैं, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा रोल जो रहता है वो फास्ट बॉलर्स का रहता है। नाउ अगर हम एशिया की बात करें, बीट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहाँ पे स्पिनर्स का रोल रहता है। सो जब इंडियन टीम या फिर कोई और टीम एशिया की इन फॉरेन में विजिट करती है, सो वहाँ पे उनको उन कंडीशंस में अडॉप्ट होना है, यानी कि वहाँ पे उनको ज़्यादा पेसी जो बॉल्स हैं वो मिलेंगी, पेसी पिचेस मिलेंगी। सो जितना जल्दी वो अडॉप्ट करेंगे वहाँ पे उतना उनके लिए बेहतर होगा। सो अब अगर कोई चीज़ या फिर कोई बंदा अपने सराउंडिंग के हिसाब अपने आप को अडॉप्ट नहीं करता है, वो उस कंपटीशन का फिर हिस्सा नहीं रहता है या फिर वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता है इन शॉर्ट। सो ऐसे आप समझोगे कि एडॉप्टेशनस होती क्या है। नाउ एडॉप्टेशनस यहाँ पे इसको ठीक करिएगा। एडॉप्टेशनस आर द चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर या फिर इनके हैबिट्स में दैट अलाउज इट टू एडजस्ट इट्स सराउंडिंग, यानी कि ये अपने आप को क्या करता है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब एडाप्टेशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इट कैन बी हैबिचुअल या फिर बिहेवियरल या फिर इट कैन बी फिजिकल, ये डिपेंड करता है। नाउ एडाप्टेशन आर दी चेंजेस that an animal makes in its body or in the things that does it in order to survive in its environment। अभी जो मैं आपसे बोल रहा था, यानी कि जब तक ना अपने आप को अडॉप्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आप नीट का सिलेबस पढ़ रहे हो, आप जेई का सिलेबस पढ़ रहे हो, अगर आप अपने आप को अडॉप्ट नहीं करोगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं सीखोगे, आप कॉन्सेप्ट डेवलपिंग पे ध्यान नहीं दोगे, आप खाली थ्योरी पढ़ते जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा अल्टीमेटली। या फिर जिनको डॉक्टर बनना है, अगर मतलब फॉर एग्जांपल मेरी बायो वीक थी, मैं बायो में सर्वाइव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मुझे थ्योरी वगैरह जो थी उस टाइम की अगर मैं बात करूं, मुझे अच्छे से समझ ही नहीं आती थी, मैं उसको कोप अप ही नहीं कर पाता था इन कंपैरिजन टू मैथमेटिक्स, जल्दी समझ आता था। सो देयरफॉर मैं जो मेडिकल एग्ज़ाम है उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाया। या फिर कोई बंदा है जिसका मैथ्स वीक होगा, वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए जितना हो सके उतना अपने आप को जल्दी अडॉप्ट करना होता है। सो इन शॉर्ट अगर आपको इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है, आपको अपनी बॉडी में या फिर अपने हैबिट्स में कुछ चेंज लानी पड़ेगी। इन शॉर्ट दीज आर, इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एडाप्टेशंस बोलते हैं। नाउ अभी मैंने आपको बोला दीज कैन बी हैबिचुअल या फिर बिहेवियरल या फिर फिजिकल। नाउ अगर मैं हैबिचुअल की अगर बात करूँ, इसमें माइग्रेशन आता है, या फिर एग्जाम्पल इसकी अगर हम बात करें माइग्रेशन या फिर हाइबरनेशन आप देखते हो काफ़ी एनिमल्स जो होते हैं स्पेशली विंटर्स में सो जाते हैं, एंड कैसे वो अपना मेटाबॉलिज्म वगैरह मेंटेन करते हैं, दिस इज़ बेसिकली एक एडाप्टेशन। फिर यहाँ पे मंकीज़ वगैरह आप देखते हो, मंकीज़ अगर आप देखोगे जनरली जब स्पेशली अगर मैं कश्मीर की भी बात करूँ, जनरली अगर आप देखोगे समर्स में काफ़ी ज़्यादा ये कश्मीर में होते हैं, एंड जैसे ही विंटर आ जाता है ये मूव ऑन करते हैं। सो दिस इज़ माइग्रेशन। सो क्योंकि ये इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये इसीलिए क्या करते हैं, इन शॉर्ट माइग्रेट करते हैं, एंड इन्होंने अपने आप अंदर ये चीज़ अडॉप्ट की है या फिर अपने अंदर ये चीज़ अडॉप्ट की है, जैसे ही विंटर सीजन आता है ये माइग्रेट करते हैं। समझ में आ रहा होगा। या फिर फिजिकल की अगर हम बात करें, जैसे ह्यूमंस में आप देखते हो अपोजिबल थंब, ताकि हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, इनको पकड़ पाते हैं। सो दिस इज बेसिकली क्या, एडाप्टेशन। सो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन।
नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन आपको मिलेंगी या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ, ये बेसिकली क्या होती है, टेम्पोरेरी या फिर फिजिकल चेंज जो आपको दिखती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इन रेस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड। देन एग्जांपल यहाँ पे अगेन वही हाइबरनेटिंग एनिमल्स जो हैं वो इसमें आएंगे, किसमें, शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन में। अगर लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन की अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे बेसिकली मेन थिंग जो ओकर करती है दैट इज यहाँ पे चेंजेस ओकर करती हैं किसमें, डीएनए में, यानी कि हमारे डीएनए में या फिर एनिमल के डीएनए में। सो डीएनए में यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर डीएनए में चेंज होगी, देयरफॉर ये चीज़ें जो है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। कौन, लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन। नाउ दीज आर परमानेंट बायोलॉजिकल चेंजेस दैट डेवलप इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन रेस्पॉन्स टू परमानेंट चेंजेस इन इन्वायरमेंट। यहाँ पे ऊपर क्या थी, टेम्परेरी चेंज, क्योंकि इन्वायरमेंट जो था वो टेम्परेरी चेंज हो रहा था। यहाँ पे आपका जो इन्वायरमेंट है वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। सो आपको परमानेंट चेंज अपने आप में लाना पड़ेगा। ड्यूरिंग दीज एडाप्टेशन सम चेंजेस ऑकर इन डीएनए एंड दिस इज, यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो ये जो चेंजेस यहाँ पे हैं या फिर ये जो एडाप्टेशन हैं ये बेसिकली आती हैं किसके कारण, ड्यू टू सम चेंजेस इन डीएनए। डीएनए में काफ़ी माइन्यूट चेंजेस आती हैं एंड वो इनफ होती है कि एक बंदे में या फिर एक ऑर्गेनिज्म में एडाप्टेशंस डेवलप हो एंड ये फिर पास ऑन करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फॉर एग्जांपल कैंगरू आपको यहाँ पे दिखेगा एंड बताइए कैंगरू आपको किस कंट्री में मिलेगा, ये आपको बताना है कि किस कंट्री का ये नेशनल एनिमल है। सो कैंगरू अगर आप देखोगे यहाँ पे ये अपनी टेल को एज फिफ्थ लिम्ब यूज़ करता है ताकि अपने आप को क्या करे, बैलेंस करे, या फिर स्पेशली जब ये रनिंग वगैरह करता है तब ये इस टेल का भी यूज़ करता है। एंड बेसिकली हुआ क्या होगा, जब इसने फॉर एग्जांपल इसके पास 4 लेग्स हैं, जब ये चलता होगा सो ये अच्छे से रन नहीं कर पाता होगा। सो इसने क्या किया होगा, धीरे धीरे अपने टेल का यूज़ करना स्टार्ट किया होगा। सो जब इसने 2-3 बार यूज़ किया होगा, इसको लगा होगा कि मेरी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है विद दी हेल्प ऑफ टेल। सो इसने अपने आप को इन कंडीशंस में अडॉप्ट किया। एंड सिमिलरली आपको भी जब भी फॉर एग्जांपल आपके ऊपर एग्जाम का, देखिए सिंपल सी मैं बात बताऊंगा आपको, एडाप्टेशन सिंपल भाषा में है क्या, जैसे थ्रू आउट ईयर, यानी कि जब डेट शीट नहीं आता है उससे पहले क्या होते हो आप मस्त मगन होते हो, आप चिल करते हो, आप सोशल मीडिया पे रहते हो, आप लोगों के व्लॉग्स देखते रहते हो, लोग क्या कर रहे हैं, वॉशरूम में क्या कर रहे हैं, ब्रश कैसे कर रहे हैं, आप ये सब चीज़ें देखते रहते हो। फिर जैसे ही आपका डेट शीट आ जाता है, अब आपके दिमाग में आता है कि नहीं भाई साहब अब बुक्स देखनी है, देखिए आपने बुक्स। फिर जैसे ही अब एग्ज़ाम नियर आते हैं, अब आप सोचते हो अब गैस लेना पड़ेगा, अब वो चीज़ लेनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं तो फेल हो जाऊंगा। सो अब आप अपने आप को अडॉप्ट करते हो। सो दीज आर दी एडाप्टेशंस, क्लियर, ताकि आप एग्जाम में सर्वाइव कर पाओ, कंपटीशन में सर्वाइव कर पाओ, या फिर यहाँ लाइफ में सर्वाइव कर पाओ। समझ में आ रहा होगा इन शॉर्ट की एडाप्टेशंस है क्या, काफ़ी ईजी टॉपिक है। नाउ एडाप्टेशंस ड्यू टू लाइट, देखिए मेनली आपके सिलेबस में 3 एडाप्टेशंस मेंशन की गई हैं कि लाइट के कारण किस टाइप की एडाप्टेशंस डेवलप होती हैं, फिर टेम्परेचर चेंज के कारण, या फिर विंड वगैरह के कारण। सो एक एक करके हम देखेंगे एंड तीनों में हम देखेंगे कि इन एडाप्टेशंस का इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट एनिमल्स पे एंड यहाँ पे प्लांट्स पे अच्छे से हम देखेंगे। अगर 5 मार्क का भी क्वेश्चन आता है, आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। नाउ एडाप्टेशंस ड्यू टू लाइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहला यहाँ पे इफेक्ट ऑन प्लांट्स। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे प्लांट्स की बात करूँ, स्पेशली पहला यहाँ पे है लीफ साइज एंड शेप, यानी कि लीफ का साइज या फिर लीफ का शेप जो है कैसे प्लांट्स ने ये अडॉप्ट किया। देखिए प्लांट्स इन लो लाइट इन्वायरमेंट हैव लार्जर फ्लैटर लीव्स टू कैप्चर मोर लाइट, यानी कि जहाँ पे जो लाइट वगैरह है, यानी कि सन की रेज या फिर लाइट जो है वो कम आती है, वहाँ पे जो प्लांट्स आप देखोगे उनमें आप देखोगे कि उनमें लार्जर और फ्लैटर एंड स्पेशली लीवर्स जो होते हैं वो फ्लैटर होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सन की रेडिएशंस इनको हिट करें। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, वाइल प्लांट्स इन हाई लाइट एरियाज हैव स्मॉलर थिकर लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम एक्सेसिव सनलाइट। सो स्पेशली जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है वहाँ पे आप देखोगे कि ज़्यादा थिकर एंड साथ ही में वहाँ पे जो स्पेशली सरफेस एरिया होगा उन लीव्स का वो काफ़ी कम होता है ताकि ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो जाए या फिर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा ना ऑकर करे। सो इसको हम बोलते हैं बेसिकली एडाप्टेशन। सो लीव साइज एंड शेप ये एक टाइप की एडाप्टेशन है किनमें, प्लांट्स में। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन, यानी कि कैसे अपने आप को किस एंगल पे ओरिएंट कर रहे हैं। अच्छा, सम प्लांट्स कैन एडजस्ट देयर लीफ एंगल टू फॉलो द सन's मूवमेंट, या फिर मैक्सिमाइजिंग लाइट एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द डे। आप देखते हो कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं स्पेशली जिनको आप अपनी बालकनी वगैरह में रखते हो, आप देखते हो उनका जो इंक्लाइनेशन होता है वो विंडो की ओर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ से लाइट आती है एंड वो चाहते हैं कि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पड़े। सो ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स अगेन क्या है, ये एक एडाप्टेशन है। फिर फोटोट्रोपिज्म पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में भी कि लाइट के कारण जो प्लांट्स में बेंडिंग वगैरह आती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। सो प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स लाइट सोर्सेज अलाउइंग देम टू रीच ऑप्टिमल लाइट कंडीशन। समझ में आ रहा होगा, काफ़ी ईजी चीज़ है। सो लीफ साइज एंड शेप, फिर ओरिएंटेशन यानी कि किस एंगल पे इंक्लाइनेड है, यानी कि ये इस हिसाब से इंक्लाइनेड होंगे ताकि इन पे मैक्सिमम लाइट आए। फिर फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट इज यहाँ पे इफेक्ट ऑन एनिमल्स, किसका, अभी हम लाइट का ही इफेक्ट पढ़ रहे हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स, पहला यहाँ पे है कैमोफ्लेज। अब कैमोफ्लेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इन शॉर्ट फिगर में आपको समझाएंगे, जो भी टिपिकल टर्म्स हैं यहाँ पे मैं आपको फिगर से समझाऊंगा। कैमोफ्लेजेस, देखिए जो इन्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ग्रीनरी दिख रही है, इस इमेज में आपको क्या दिख रही होगी, ग्रीनरी दिख रही होगी। सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, ये अपने आप को ऐसे अडॉप्ट करते हैं, सो इनकी जो स्किन है या फिर इनका जो इनकी जो आउटर लेयर्स हैं, ये भी इसी कलर की डेवलप हो जाती हैं, ताकि यहाँ पे जब कोई इसको किल करने आए वो इसको अच्छे से देख ही ना पाए या फिर इसको गैस ही ना कर पाए। यानी कि जब भी कोई यहाँ पे इसको किल करने के लिए आएगा वो इसको यहाँ पे अच्छे से देख ही नहीं पाएगा। जैसे आप आर्मी का देखते हो, आपने काफ़ी वीडियोस ऐसे देखे होंगे, मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जब ग्रीनरी में कहीं पे सीन चलता है, जो आर्मी वगैरह होती हैं वहाँ पे उनकी बॉडी पे क्या लगी होती है, ग्रास जैसे क्लोथ्स लगे होते हैं, ताकि वो वहाँ पे बिल्कुल ही ना दिखें, वो छुप जाएं। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, इसी चीज़ को बोला जाता है कैमोफ्लेज। समझ में आया होगा। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैनी एनिमल्स डेवलप कलरेशन। देखिए इसी टाइप जो इसकी सराउंडिंग है, इसने अपने आप को क्या किया, इसने अपने आप को ऐसे डेवलप किया कि इसका जो स्किन कलर है वो मैच कर रहा है इसके इन्वायरमेंट से। अच्छा, दैट ब्लेंड्स विद दियर सराउंडिंग टू हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स और प्री। समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। अच्छा देखिए, इन मैनी एनिमल्स लाइट हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ गुनार्ड्स एंड इनिशिएट्स एनिमल ब्रीडिंग एक्टिविटीज। यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खाली लाइट में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि जैसे ही सनलाइट आती है वो अपने आप को सनलाइट में लेते हैं एंड वहाँ से रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि अंधेरे में वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे नॉक्टर्नल बिहेवियर। सो नॉक्टर्नल बिहेवियर क्या होता है, नॉक्टर्नल बिहेवियर होता है कि कुछ एनिमल्स आप ऐसे देखते हो, लाइक ऊल हो गया या फिर बैट हो गया, जो बेसिकली क्या करते हैं, रात को फ्लाई करते हैं एंड दिन में सो जाते हैं। यानी कि दिन के टाइम ये क्या होते हैं, ये स्लीपिंग मोड में होते हैं एंड जैसे ही नाइट आ जाती है ये एक्टिव मोड में रहते हैं। सो समझ में आया होगा। सो ये भी अपने आप को इस इन्वायरमेंट में डेवलप करते हैं। सो दीज आर दी इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एडाप्टेशन ड्यू टू टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर, नाउ इनमें से 3 मार्क का क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। 3 मार्क का क्वेश्चन बना के आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी एडाप्टेशन की, फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए एडाप्टेशन ड्यू टू, एक्सप्लेन करिए या फिर एक्सप्लेन करिए एडाप्टेशन ड्यू टू लाइट, या फिर एडाप्टेशन ड्यू टू टेम्परेचर, या फिर एडाप्टेशन ड्यू टू विंड। नाउ एडाप्टेशन ड्यू टू टेम्परेचर। नाउ एडाप्टेशन ड्यू टू टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, पहली यहाँ पे अगेन लीफ मॉर्फोलॉजी प्लांट्स में। सो डेजर्ट प्लांट्स है ऑफन हैव रिफ्लेक्टिव और हियरी लीव्स टू रिड्यूस हीट एब्जॉर्प्शन। सो जो आपको डेजर्ट्स में प्लांट्स मिलेंगे उनमें जो लीव्स आपको मिलेंगे वो आपको मेनली हियरी टाइप मिलेंगे एंड रिफ्लेक्टिव टाइप मिलेंगे, ताकि जो हीट वगैरह है वो उसको क्या कर पाए, वो उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाए एंड उनमें ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना हो, ताकि वाटर लॉस उनमें, क्योंकि उनमें ऑलरेडी वाटर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, उनमें जो वाटर है कुछ छोटे मोटे अमाउंट में उनमें प्रेजेंट है वो उनमें ही रहे। नेक्स्ट इज वाटर स्टोरेज। वाटर स्टोरेज की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे सकुलेंट प्लांट्स होते हैं जैसे कि आप पे आपको दिख रहे हैं, लाइक कैक्टस वगैरह, वो भी हमारा एक सकुलेंट होता है, बॉटनी में ये आपने पढ़े होंगे। अच्छा, इनमें क्या होते हैं, इनमें बेसिकली हमारे पास थिक स्टेम्स होते हैं, ताकि ये क्या कर पाए, ये अच्छे से सर्वाइव कर पाए इन हॉट टेम्परेचर्स, ये अच्छे से सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट इज यहाँ पे कैलाडोर्स। कैलाडोर्स अगेन आपको क्या दिखेंगे, जो कैक्टस वगैरह हैं उनके सिस्टम अगर आप देखोगे, सो
इनमें आपको दिखेंगे कुछ हेयरी या फिर कुछ स्पाइनी टाइप होते हैं अगेन, ताकि ये क्या करें, ये हार्श टेम्परेचर्स में क्या करें, ज़्यादा इनमें बेसिकली वाटर लॉस ना हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑन प्लांट्स, इसका टेम्परेचर का। सो लीफ मॉर्फोलॉजी, वाटर स्टोरेज जिसमें सक्युलेंट्स आपने देखे, फिर कैलाडोर्स। नाउ आगे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन एनिमल्स। इफेक्ट ऑन एनिमल्स की अगर मैं बात करें, फर एंड फीदर्स। देखिए एनिमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स हैव थिक फर। अच्छा, सो जो एनिमल्स होते हैं कहाँ पे, कोल्ड क्लाइमेट्स में, लाइक आप देखते हो फॉर एग्जांपल बियर हो गया, कश्मीर में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। सो उसका जो फर होता है दैट इज़ वेरी थिक। जैसे हम अभी के टाइम वार्मर्स वगैरह लगाते हैं या फिर अपर्स ऐसे पहनते हैं जिनमें आपको क्या मिले, अच्छे से इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन मिले, सो ताकि आप अपनी बॉडी को क्या कर पाओ, वार्म कर पाओ। सो इसी टाइप से प्लांट्स में भी फर एंड फीदर्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि वो अलग अलग क्लाइमेट्स में सर्वाइव कर पाएँ। नेक्स्ट इज यहाँ पे हाइडिंग, स्पेशली टेम्परेचर की बात हो रही है अभी के टाइम। नेक्स्ट इज हाइडिंग। सो जैसे ही हार्श टेम्परेचर आ गया, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हाइड करते हैं, जो क्या करते हैं, हाइड करते हैं बरोज में। अच्छा, डेजर्ट एम्फीबियंस एब्जॉर्ब वाटर थ्रू दियर स्किन बाय हाइडिंग इन बरोज। सो ये जो बरोज वगैरह होती हैं उनमें ये, या फिर गुफा वगैरह होती हैं उनमें ये छुप जाते हैं ड्यूरिंग पीक टाइम ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, नेक्स्ट इज स्वेटिंग। एनिमल्स इन हॉट एनवायरमेंट्स कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग। एंड स्वेटिंग तो आप ह्यूमन्स में भी देखते हो, जैसे ही हॉट टेम्परेचर हो जाता है हम वो हॉटनेस को कैसे रिलीज करते हैं, बाय स्वेटिंग वगैरह। नेक्स्ट इज यहाँ पे एडाप्टेशन ड्यू टू विंड। अब विंड का मसला है। सो अभी तक हमने देखा यहाँ पे बेसिकली लाइट, देन हमने देखी टेम्परेचर, अब हम यहाँ पे देखेंगे विंड। सो एडाप्टेशन ड्यू टू विंड। नाउ पहले अगेन यहाँ पे इफेक्ट ऑन प्लांट्स। देखिए डीप रूट सिस्टम, plants in windy environments develop deep root system for encourage मतलब बेंड, encourage मतलब होल्डिंग के लिए, होल्डिंग के लिए। देखिए ये कोई प्लांट, यहाँ पे ये कोई प्लांट, ये है अर्थ की लेयर, यहाँ पे समझिए ये है अर्थ की लेयर। दो अलग प्लांट्स को मैं लूँगा, दिस इज ये एक प्लांट, ये दूसरा प्लांट, ये यहाँ पे अर्थ की लेयर, ये यहाँ पे अर्थ की लेयर। सो यहाँ पे आप इस प्लांट को देख रहे होंगे, इस प्लांट को देख रहे होंगे कि इसका जो रूट है इसकी डेप्थ ज़्यादा है। सो लेट इसकी जो डेप्थ है इट इज़ 6 मीटर। नाउ यहाँ पे आपको प्लांट की प्लांट रूट की जो डेप्थ मिल रही है, लेट इट इज़ 1 मीटर। सो मुझे बताइए अगर यहाँ पे विंड आई, अगर यहाँ पे विंड आई, लेट यहाँ पे विंड आई, नाउ जब विंड आएगी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स होता है। सो बताइए इन दोनों में से, दिस इज ए प्लांट, दिस इज बी प्लांट, इन दोनों में से कौन सर्वाइव करेगा, जिसके डीप रूट्स होंगे या फिर जिसके शैलो रूट्स होंगे। सो ऑब्वियसली ये ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही ये फोर्स इस पर लगेगा ये बेंड करना स्टार्ट करेगा, एंड क्योंकि इसका जो रूट सिस्टम है वो काफ़ी डीप है, सो विंड का इफेक्ट यहीं से खत्म हो जाएगा। बट ये ब्रेक हो सकता है ये वाला प्लांट। सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एनकरेज, यानी नीचे से ये बंधा हुआ होगा। सो डीप रूट सिस्टम, प्लांट्स इन विंडी एनवायरमेंट्स डेवलप डीप रूट सिस्टम फॉर बेटर एनकरेज। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा विंड्स आते हैं वहाँ पे आप देखोगे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं दे आर वेरी डीप। अच्छा, फिर फ्लेक्सिबल सिस्टम, सम प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबल सिस्टम्स दैट बेंड विद द विंड टू अवॉइड डैमेज। एंड अब मुझे बोलिए, इसको आप छोड़िए, डेप्थ को आप छोड़िए, अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे। अब मुझे बोलिए अगर इनमें से एक क्या होता है, एक ब्रिटल होता है एंड एक फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जो, जैसे मैं ये बेंड कर रहा हूँ, अपना हाथ किसी भी डायरेक्शन में बेंड कर सकता हूँ, दिस इज फ्लेक्सिबल। नाउ इस पेन को अगर आप देखोगे दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल, ये ब्रिटल है। ये अच्छे से अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा ना ये टूट जाएगा, समझ में आ रहा होगा। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। सो जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, सो विंडी एरियाज में आप देखोगे कि प्लांट्स क्या कर पाएंगे, प्लांट्स सर्वाइव कर पाएंगे। एंड आप लार्ज बिल्डिंग्स वगैरह को देखते हो, जैसे आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा कि जब भी वहाँ पे विंड्स आती हैं वो बिल्डिंग जो है वो ऐसे रोटेट करती है, दैट इज़ नॉर्मल, वो ऐसे रोटेट करती है। सो वो किस कारण है, विंड के कारण उसको ऐसे वहाँ पे बनाया गया है ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे, ताकि वो बिल्कुल विंड का जो इम्पैक्ट है उसको झेल सके। नेक्स्ट इज यहाँ पे डिक्रीज्ड सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। नाउ देखिए स्मॉलर लीव्स कैन रिड्यूस विंड रेजिस्टेंस। सो जितना सरफेस एरिया कम होगा किनका, लीव्स का, आप देखोगे उतना इम्पैक्ट विंड का कम होगा। जहाँ पे आपको लीव्स बड़े बड़े दिखेंगे उन प्लांट्स पे विंड का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। सो दिस इज एडाप्टेशन ड्यू टू विंड। नेक्स्ट इज किन के ऊपर इम्पैक्ट, एनिमल्स के ऊपर। नाउ एनिमल्स की प्लांट्स के ऊपर। नाउ एनिमल्स की अगर हम बात करें,
एनिमल्स में दो ही चीज़ें आपको मिलेंगी, वन इज स्ट्रीमलाइनड शेप जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एंड दूसरा यहाँ पे शेल्टर सीकिंग। स्ट्रीमलाइनड शेप आप देखते हो जब भी प्लांट्स मूव करते हैं या फिर फ्लाई करते हैं वो ऐसे फ्लाई करते हैं, क्यों? अब देखिए ये इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, सो होगा क्या, जो विंड का फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। इंजीनियरिंग में स्पेशली फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं। सो इसके ऊपर ऐसे ड्रैग फोर्स लगेगा, एंड यहाँ पे होगा क्या, जो टर्बुलेंट फ्लो है इस केस में या फिर टर्बुलेंस जो है वो ज़्यादा होगा, एंड सो ये क्या करता है, अपने आप को अलाइन करता है या फिर अपना सरफेस एरिया जो है उसको रिड्यूस करता है ताकि इसके ऊपर ड्रैग फोर्स ना लगे, ये ईजिली आगे जाए। समझ में आ रहा होगा। So birds develop streamlined shape in order to reduce turbulence due to drag force of wind. अच्छा, next is shelter seeking. Animals seek shelter in caves and dense vegetation during strong wind. इनकी जब भी strong winds आते हैं एनिमल्स वगैरह जो हैं वो शेल्टर में बैठ जाते हैं। सो दीज आर एडाप्टेशन। समझ में आया होगा। सो ये है कुल मिलाकर आपके एडाप्टेशन का टॉपिक। सो पहले हमने क्या देखा, एडाप्टेशन होती क्या है, फिर यहाँ पे इनके टाइप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, फिर हमने देखा एडाप्टेशन ड्यू टू लाइट, फिर हमने देखा एडाप्टेशन ड्यू टू टेम्परेचर, फिर हमने देखा एडाप्टेशन ड्यू टू विंड, एंड तीनों केस में हमने क्या देखा, प्लांट्स पे अलग इम्पैक्ट, एनिमल्स पे अलग इम्पैक्ट, कैसे प्लांट एंड एनिमल अपने आप को यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, लेक्चर नंबर 9 या फिर यूनिट नंबर 9 में ये चीज़ आपको मिलेगी। टाइप्स फॉरेस्ट में ये टॉपिक हमसे छूट गया था, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे हम देखेंगे। अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ, इंडिया में आपको जनरली 5 टाइप के फॉरेस्ट्स मिलेंगे। अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे बात करूँ, इंडिया में जनरली आपको 5 टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, फिर यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स, फिर यहाँ पे मोटेन फॉरेस्ट्स, एंड लास्ट पे मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, सो ये 5 टाइप के फॉरेस्ट्स आपको इंडिया में मिलेंगे। नौ अगर मैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमारे पास होते हैं ये जनरली आपको कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे हैवी रेनफॉल एरियाज होते हैं, यानी कि हैवी रेनफॉल एरियाज में आपको ये मिलेंगे। कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे, एंड स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, या फिर ये वाला साइड इंडिया का है जहाँ से मूनसून ज़्यादा आ जाता है, एंड ये वाला पोर्शन जो है स्पेशली वहाँ पे ज़्यादा कूल्डर क्लाइमेट रहता है। सो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो किन प्लेस में आपको मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स। देखिए वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलेंगे ये, फिर लक्षद्वीप आइलैंड एंड फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि दोनों आइलैंड्स में आपको ये मिलेंगे। फिर तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, फिर आसाम यहाँ से यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको ये मिलेंगे। सो दीज आर दी प्लेसेस। अच्छे से आपको लिख के आना है अगर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि बताइए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे। नाउ सो देयरफॉर कहाँ पे मिलेंगे, हैवी रेनफॉल एरियाज, जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड कितना रेनफॉल होता है, ऑन एन एवरेज ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर, यानी कि एनुअल रेनफॉल की मैं बात कर रहा हूँ। एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना होता है, ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। सो आप लिखोगे, ऐसे आपको लिखना है, दीज आर फाउंड इन हैवी रेनफॉल एरियाज वाई रेनफॉल इज ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आप लिखोगे जनरली इन दीज फॉरेस्ट्स ट्री हाइट इज 60 मीटर। यहाँ पे जो ट्रीज की हाइट मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, 60 मीटर इन फॉरेस्ट्स में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में। फिर प्लेसेस आपको लिखने हैं, किन किन प्लेस में, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया। वेस्टर्न घाट्स हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार, यानी कि इन शॉर्ट कहाँ पे, उन एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है इंडिया में। अच्छा, इंपॉर्टेंट ट्रीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे किस टाइप के ट्रीज आपको मिलेंगे, सिंचोना, इबोनी, महागनी, रोजवुड, रबर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। बेसिकली आपने कहाँ पे ये पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी आपने ये पढ़े होंगे अच्छे से। सेम क्लास 9th में भी, सेम क्लास 11th में भी है आपके। नाउ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स। नाउ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स की अगर मैं बात करूं, इनको हम बोलते हैं मूनसून फॉरेस्ट्स। यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज रेनफॉल रहता है दैट इज मीडियम रेनफॉल, 70 to 200 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल रहता है। नाउ अगर इन फॉरेस्ट्स की अगर मैं बात करूँ, दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट्स, यानी कि इंडिया में ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन ये है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया का यही कवर करते हैं। कौन? ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। समझ में आ रहा होगा। सो दीज आर बेसिकली ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। समझ में आ रहा होगा। इन जगहों पे आपको ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। नाउ अब ये 2 टाइप के होते हैं,
मॉइस्ट डिसिडियस या फिर ड्राई डिसिडियस। अब जो मॉइस्ट डिसिडियस, देखिए ऊपर हमने बोला कि इनका जो एवरेज रेनफॉल होता है दैट इज 70 to 200, 70 to 200। नाउ 200 रेंज आपको मिलेगा किसमें, मॉइस्ट में, एंड 70 रेंज आपको मिलेगा ड्राई डिसिडियस में। सो आप यहाँ पे देखोगे देयरफॉर जो मॉइस्ट डिसिडियस होते हैं आप इनको ऐसे अलग करोगे। जो मॉइस्ट डिसिडियस होते हैं उनमें जो एवरेज रेनफॉल होता है दैट इज 100 to 200 सेंटीमीटर। जो ड्राई डिसिडियस होते हैं इनमें 70 to 100 सेंटीमीटर। नाउ प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ, ये आपको जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेंगे या फिर फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में मिलेंगे। फिर झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, यानी कि जो सेंट्रल इंडिया है ना यहीं पे आपको ये मिलेंगे, या फिर वेस्टर्न घाट्स में भी आपको ये मिल सकते हैं। फिर अगर इनकी हम बात करें, ये आपको जनरली पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि स्पेशली ये वाले रीजन में आपको ये मिलेंगे। ये वाला है पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे आपको ये जनरली मिलेंगे। फिर अगर यहाँ पे ट्रीज की अगर हम बात करें, मॉइस्टर डिसिडियस में इट इज टीक हो गया यहाँ पे, देन साल हो गया, शीशम हो गया, खेर हो गया, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, सैंडलवुड, बैम्बो। आप एक दो एग्जाम्पल्स याद रखें। फिर अगर मैं ड्राई डिसिडियस की बात करूँ, यहाँ पे आपको टीक मिलेगा, साल मिलेगा, पीपल मिलेगा, नीम मिलेगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हो किस टाइप के फॉरेस्ट्स होते हैं। ये आपको मिलेंगे डिसिडियस फॉरेस्ट। एंड ऊपर ये आपको मिलेंगे क्या, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि थ्रू आउट द ईयर। एंड स्पेशली कहाँ पे होंगे ये, जहाँ पे हाई रेनफॉल होगा। नाउ थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब। थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दीज आर थॉर्न फॉरेस्ट्स। सो जहाँ पे स्पाइनी टाइप के या फिर कैक्टी टाइप के क्या होंगे, फॉरेस्ट्स होंगे या फिर प्लांट्स होंगे। सो रेनफॉल इनमें कितना होगा, इनमें सबसे कम रेनफॉल होगा, यानी कि लेस देन 70 सेंटीमीटर, यानी कि ऑन एन एवरेज जो एनुअल एवरेज, दिस इज एनुअल एवरेज रेनफॉल, दिस इज नॉट डेली रेनफॉल, दिस इज एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना होता है, लेस देन 70 मीटर। किन में, थॉर्न फॉरेस्ट्स या फिर स्क्रब्स में। एंड ये जनरली आपको इस रीजन में मिलेंगे। ये वाला रीजन या फिर ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली आप इजीली बता सकते हो अगर आपको मैप के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये बताइए। ये आपको मिलेंगे भाई साहब कहाँ पे, देखिए गुजरात में, राजस्थान में, एमपी में, हरियाणा में, यूपी में, एंड थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में। बट मेजर पार्ट आपको इसमें मिलेगा, इन एरियाज में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में आपको थॉर्न फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेंगे। नाउ प्लांट स्पीशीज़ की अगर हम बात करें, एकेसियास, कुछ पॉम्स होते हैं, यूफोरबिया, कैक्टाई हो गए, स्पाइनी हो गए, ये सब प्लांट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक एक दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे अच्छे से। एंड जो मैप है इसको आप कोशिश करोगे याद रखने की। नेक्स्ट इज यहाँ पे मोटेन फॉरेस्ट्स। मोटेन फॉरेस्ट्स, ये वाले फॉरेस्ट्स जो आपको दिख रहे हैं दिस आर मोटेन फॉरेस्ट्स। ये वाले फॉरेस्ट्स दीज आर मोटेन फॉरेस्ट्स। ये वाले फॉरेस्ट, ये क्या है, मोटेन फॉरेस्ट। नाउ अच्छा, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, वेट टेम्परेट, इनको हम वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे जो प्लांट्स होते हैं या फिर ट्रीज होते हैं ये काफ़ी लार्ज होते हैं, इनकी हाइट 1000 to 2000 मीटर भी होती है। नाउ यहाँ पे आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट्स मिलेंगे, कोनीफेरस फॉरेस्ट्स मिलेंगे, यानी कि जिनमें आपको बेसिकली क्या मिलेगा, जो जिनके लीव्स जो होंगे उनमें जो स्पाइनी टाइप होंगे। अच्छा, एग्जाम्पल इज सिप्रस, सीडर, सिल्वर, फिर, पाइन, देवदार। अच्छा, अदर ट्रीज यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, जूनिपर, पाइनस, ब्रिचेस या फिर चिर हो गया। एंड यहाँ पे आप इन एरियाज में देखोगे कि जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, यानी कि गुजर एंड बकरवाल वगैरह। एंड स्पेशली ये ट्रीज या फिर माउंटेन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि ये आपको फॉर एग्जांपल JNK में मिलेंगे, या फिर आपको ये हिमालयाज में मिलेंगे, या फिर थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको ये मिलेंगे। कौन, माउंटेन फॉरेस्ट्स। आगे बात करेंगे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट्स की। देखिए ये जो फॉरेस्ट आपको दिख रहे हैं दीज आर मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, इनमें क्या होता है बेसिकली, एक टाइप से एक साइड से क्या होती है, एक साइड से एक्वाटिक लाइफ होती है, एक साइड से एक्वाटिक लाइफ होती है, एंड दूसरे साइड से बेसिकली टेरेस्ट्रियल लाइफ होती है। दूसरे साइड से बेसिकली क्या होती है, टेरेस्ट्रियल लाइफ होती है। सो इसके बीच जो फॉरेस्ट्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं मैंग्रोव्स। समझ में आ रहा होगा। सो एक टाइप से एक्वाटिक, यानी कि ऐसे देखिए, इस साइड से एक्वाटिक एंड इस साइड से टेरेस्ट्रियल, बीच में आपको प्लांट्स मिलेंगे। सो इन्हीं को हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। क्या बोलते हैं हम, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। एंड ये मेनली आपको इंडिया में कहाँ पे मिलेंगे ज़्यादा, सुंदरबान एरियाज में। अगर आपने सुना होगा, क्लास 12th में आपको पढ़ना है। नाउ
इस वाले रीजन में आपको मिलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, टाइडल जोन्स या फिर कोस्टल एरियाज में। इनमें आपको क्या मिलेंगे, सबमर्जड प्लांट्स, आपको जैसा दिख रहा होगा इनकी ये क्या होंगे, सबमर्जड होंगे। अच्छा, फिर प्लेसेस, डेल्टास ऑफ गंगा, अच्छा गंगा के डेल्टास पे, फिर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, अगर आपको पता होगा यहाँ से निकलती है, ध्यान दीजिए, महानदी, फिर गोदावरी, यहाँ से कृष्णा, यहाँ से कावेरी कावेरी। यहाँ पे भी ये थोड़े बहुत पाए जाते हैं, लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, समझ में आ रहा होगा। कौन से फॉरेस्ट्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, यानी कि स्पेशली जो टाइडल जोन होते हैं, यानी कि सी के करीब होते हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। या फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, बिगेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको ये मिलेंगे। स्पेशली सुंदरबांस, यानी कि कहाँ पे मिलेगा सुंदरबांस आपको, वेस्ट बंगाल में। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स क्या है, फिर मोटेन फॉरेस्ट्स क्या है, थॉर्न फॉरेस्ट्स क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है, एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स क्या हमारे पास हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन के लिए भी इसको मैं यहाँ पे आपको, ताकि आपको याद रहे, मे बी किसी को मैप अच्छे से याद होगा वो जल्दी यहाँ से पिक कर पाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड आई होप आप एग्जाम में अच्छे से इजीली 90+ स्कोर करके आओगे, 95, 98, 100 वट एवर। एंड काफ़ी ऐसे हमारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने ये टॉपिक पढ़े भी नहीं थे, वो स्टिल हमारे लेक्चर से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके आए थे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल।